नमस्कार साथियों, स्टडी हिंदी विद आर्यश यादव की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो इसके पहले का जो टॉपिक आपका कल जो है वर्णमाला का पार्ट 3 जो है भाग 3 आपका अपलोड कर दिया गया था और ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर जरूर आप लोग कर दीजिएगा। तो कल वर्णमाला में आपको पढ़ा रहे थे स्वर के भेद, और स्वर के भेद जो है आपके समाप्त हो चुके हैं बच्चा। तो आज उसके आगे हमें देखना था व्यंजन के भेद, व्यंजन की परिभाषा और उसके भेद कौन कौन से हैं, उसका वर्गीकरण भी हमें करना है। तो चलिए आज देख रहे हैं, आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक आपका है व्यंजन और उसके भेद। चलिए देख लेते हैं व्यंजन के भेद कितने हैं और उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यंजन की। बात कर लेते हैं व्यंजन की कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो बच्चा आप लोगों को बताया गया था कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे आपके स्वर कहलाते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे आपके स्वर कहलाते हैं, और जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। सबसे छोटी सी परिभाषा है, जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं अर्थात बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, कुल व्यंजनों की संख्या 39 मानी जाती है और मुख्य व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। ठीक है, ये तो उसकी संख्या संबंधी जानकारी थी। इसके अलावा अब हम बात करेंगे व्यंजन के भेद। ठीक है, परिभाषा आपको बता दी गई कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन के भेद में बच्चा आपका पहला भेद देख लेते हैं। पहला भेद कौन सा है भाई? पहला भेद है आपका उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के भेद। सभी साथी ध्यान दें, व्यंजन का पहला भेद किसके आधार पर है? तो व्यंजन का पहला भेद बच्चा जो है ना उच्चारण के आधार पर है, और जिसके अंतर्गत, ठीक है, उच्चारण के आधार पर जो अगर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे तो पहला आपका हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा आपका? स्पर्शी व्यंजन वर्ण। सभी साथी ध्यान दें, उच्चारण के आधार पर अगर हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा? स्पर्शी व्यंजन वर्ण। स्पर्शी व्यंजन वर्ण। चलिए देखिए, स्पर्शी से तात्पर्य है स्पर्श करना पड़े, छूना पड़े। फिर स्पर्श किसे करना है पहले बात कर लेते हैं। स्पर्शी व्यंजन में स्पर्श किसे करना है? स्पर्श करना है भाई उच्चारण स्थानों को। उच्चारण स्थान कौन से होते हैं? ठीक है, उच्चारण स्थान आपके होते हैं वही कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, मुख्य रूप से व्यंजनों का वर्गीकरण, स्पर्शी व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया जाता है इन्हीं 5 के आधार पर किया जाता है कि भाई स्पर्शी के अंतर्गत ये आते हैं आपके क से प वर्ग तक। कहां से? क से प वर्ग तक। तो परिभाषा देख लीजिएगा कि स्पर्शी व्यंजन वर्ण कहते किसे हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा आपके जो है उच्चारण स्थानों को पूर्ण रूप से स्पर्श करे। जिह्वा किसे स्पर्श करेगी? जिह्वा जब पूर्ण रूप से स्पर्श करे किसे? उच्चारण स्थानों को। जब जिह्वा, छोटी सी परिभाषा है, जब जिह्वा उच्चारण स्थानों को पूर्ण रूप से स्पर्श करे। क्या कहा गया है? स्पर्श करे। ठीक है, क्या करने में भाई? उच्चारण करने में। किसका? व्यंजनों का। तो आप कह सकते हैं कि स्पर्शी व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं भाई? जब जिह्वा उच्चारण स्थानों को पूर्ण रूप से स्पर्श करे तो जो व्यंजन होते हैं वे क्या कहलाते हैं? आपके स्पर्शी व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। या आप थोड़ी परिभाषा को थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थानों को पूर्ण रूप से स्पर्श करे। ठीक है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थानों को पूर्ण रूप से स्पर्श करे उसे क्या कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन वर्ण कहा जाता है। मैंने परिभाषा को थोड़ा सा छोटा कर दिया। जब जिह्वा उच्चारण स्थानों को पूर्ण रूप से स्पर्श करती है तो उसे स्पर्शी व्यंजन वर्ण कहा जाता है। और इसके अंतर्गत बच्चा आएगा क्या? इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा
का वर्ग से आ जाएगा प वर्ग तक। कहां से कहां तक आ जाएगा? प वर्ग तक आ जाएगा। का वर्ग से प वर्ग तक संख्या कितनी होती है बच्चा? तो संख्या 25 होती है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि स्पर्शी व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है तो 25 होती है। ठीक है, ये तो बात हो गई स्पर्शी व्यंजन वर्णों की। दूसरा भेद आप जानते हैं, दूसरा भेद आपका है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण, ये लीजिए आपका अगला भेद है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं भाई? अब यहाँ पे क्या, जब जिह्वा उच्चारण स्थानों को पूर्ण रूप से स्पर्श करती है तो उसे स्पर्शी व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो सेम इसी से मिलती जुलती परिभाषा है अंतस्थ व्यंजन वर्णों की, कि बच्चा जब जिह्वा जो है ना उच्चारण स्थानों को आंशिक रूप से स्पर्श करे। आंशिक रूप से तात्पर्य बहुत कम या बहुत थोड़ा। यहाँ पे आप परिभाषा में लिख सकते हैं, जब जिह्वा किसी भी उच्चारण स्थानों को, जब जिह्वा उच्चारण स्थानों को आंशिक रूप से स्पर्श करे। कैसे? आंशिक रूप से स्पर्श करे। ठीक है, जब जिह्वा उच्चारण स्थानों को आंशिक रूप से अर्थात बहुत थोड़ा सा स्पर्श करेगी तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे बच्चा अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या भी आपकी 4 है। कौन कौन से हो जाएंगे भाई? या र और ल। संख्या कितनी है? 4 है। और ये चारों की आएंगे कौन कौन से? या र और ल। ठीक है, इनके कुछ और भी हैं गुण हैं, जैसे यह को इसमें बच्चा कहा जाता है अर्धस्वर, तो वो हम बाद में देख लेंगे। इसके आगे उसकी हेडिंग जो भी होगी, जो बनेगी, उसको देख लेंगे कि इनको अर्धस्वर क्यों कहा जाता है और इनकी विशेषताएं क्या है। र को जो है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। आपसे जो है बताया जाएंगे कि र और ल जो है इनके कुछ और भी गुण हैं। ठीक है, र को जो है आपका लुंठित या प्रकंपित कहा जाता है और ल को आपका पार्श्विक व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक है, आगे चल के इसकी परिभाषा भी देख लेंगे और कैसे इसका वर्गीकरण करना है वो भी देख लेंगे। अभी तो बात सिर्फ कर रहे हैं अंतस्थ व्यंजन वर्णों की। तो अंतस्थ व्यंजन वर्णों के अंतर्गत बच्चा यही आपके 4 आएंगे, य, व, र और ल। ठीक है, ये 2 भेद थे। अभी आपके उच्चारण के आधार पर 2 भेद समाप्त हो चुके हैं। पहला भेद हो गया स्पर्शी व्यंजन वर्ण और दूसरा आपका कंप्लीट हो गया है कौन सा? अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अब चल रहे हैं, देखिए इसकी संख्या भी आप काउंट करते चलिएगा, क्योंकि मैंने बताया था मुख्य व्यंजनों की संख्या जो है ना वो 33 है। मुख्य व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। तो 25 यहाँ हो चुके हैं भाई। 4 ये हो गए आपके अंतस्थ, तो 25 4 29 हो गया। इसके बाद हम 4 और देख लेंगे। अगर उस व्यंजनों को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो आपके जो मुख्य व्यंजन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं उस व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। इसके आगे आपका अगला भेद भी है। ठीक है, उच्चारण के आधार पर आपका अगला भेद है कौन सा? तो आपका अगला भेद है भाई तीसरा। इसको जो है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन वर्ण कहते हैं। इस प्रकार से ऊष्म या संघर्षी व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन वर्ण इन्हें क्यों कहा जाता है। भाई आप जानते हैं ऊष्मा मतलब होता है गर्मी और संघर्षी से भी तात्पर्य है घर्षी से मतलब घर्षण के साथ। ठीक, स क्या है? संघर्षी अर्थात घर्षण के साथ जिन वर्णों का उच्चारण होता है। तो पूरी परिभाषा क्या बन जाएगी भाई? ऊष्मा अर्थात जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, ऊष्मा मतलब होता है गर्मी। ठीक है, मुख से गर्म वायु बाहर निकले। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु बाहर निकले, या वायु जो है ना, वायु कैसे बाहर निकले? घर्षण के साथ मुख से बाहर निकले। इसके साथ घर्षण के साथ मुख से बाहर निकले। घर्षण के साथ मुख से बाहर निकले तो उसे क्या कहते हैं भाई? उसे आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिएगा। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है अथवा वायु जो है ना घर्षण के साथ मुख से बाहर निकले तो उसे क्या कहा जाता है? आपका
उष्म या संघर्षी व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इसके अंतर्गत वही आपके ये तीनों स आ जाते हैं। क्या आ जाता है? तीनों स आ जाता है। इसके अलावा आपका ह आ जाता है। हाँ, एक चीज है, ये है कि उच्चारण स्थानों के आधार पर इनके नामकरण भी किए गए हैं। आपको बता दें कि भाई संस्कृत में सूत्र आता है ईचु यसा नाम तालु, ठीक है। तो इस स का, जिसे बड़ा सा भी कहा जाता है, तो बड़ा सा जी, इसका नाम जो है ना, उच्चारण स्थान तालु होता है, इसका नाम जो है ना वो होता है तालव्य स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? तालव्य स। तो इसका तो होता है ऋतु रसायन मूर्धा, तो भाई इसका क्या हो जाएगा? मूर्धन्य स इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्धन्य स कहा जाता है। ये मूर्धन्य स हो गया। और यहाँ पे हो जाता है लिटु लसानाम दंत। लिटु लसानाम मतलब ये है, इसका उच्चारण कहाँ से हो जाता है? दंत से। और ये ह भाई, ह तो आप जानते हैं अकुह विसर्जनीय नामकरण है। अर्थात क्या हो जाएगा? ह को क्या कहेंगे भाई? इसका उच्चारण कंठ से होता है, इसको जो है ना काकल्य कहा जाता है। ह का नाम क्या हो जाएगा बच्चा? काकल्य हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ये रहा भी, इनकी संख्या कितनी है? 4, ठीक है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या आपकी 25 है, ठीक है। उष्म व्यंजनों की जो है, इसके अलावा उष्म व्यंजनों की संख्या आपको 4 बता दी गई। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है आपकी 4 है, ठीक है। तो इस प्रकार से मिला के 25 और 4 29 और 4 ये 33। इस प्रकार से व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 33। अगर आपसे बच्चा पूछ लिया जाता है कि मुख्य व्यंजन के अंतर्गत व्यंजन के कौन कौन से भेद आएंगे, एक प्रश्न बनता है कि मुख्य व्यंजन जो होते हैं 33, उसके अंतर्गत जो है व्यंजन के कौन कौन से भेद आएंगे, तो आपको बता दें। चलिए देख लेते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से भेद आएंगे। ये आपको पता है मुख्य व्यंजन आपके 33 हैं, और 33 के अंतर्गत आपका कौन कौन सा आता है भाई? स्पर्शी आता है। कौन सा आता है? स्पर्शी, जिसकी संख्या कितनी होती है? 25। इसके अलावा आपका आ जाता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण आ जाता है, जिसकी संख्या कितनी होती है? 4। और इसके बाद आ जाता है आपका उष्म, या इसे संघर्षी भी कहा जाता है, संघर्षी, ठीक है। इनकी भी संख्या 4। तो संख्या टोटल कितनी हो जाएगी आपकी? 33 हो जाएगी। टोटल संख्या कितनी? 33 हो जाएगी। अब आपसे प्रश्न जो किया गया उसका आंसर शायद मिल चुका है कि भाई स्पर्शी और अंतस्थ और उष्म ये व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? तो यही आपके 3 भेद हैं जो मुख्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, संख्या रही 33, ठीक है। अब मैंने बताया था कुल व्यंजनों की संख्या 39 है। चलिए भाई अभी आपके 6 कम पड़ रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि वो 6 किसके अंतर्गत आते हैं। उन 6 के बारे में भी हम देख लेते हैं कि वो 6 किसके अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे का भेद। चलिए देख लीजिएगा। अगला भेद है आपका, या यूं कह लीजिए चौथा भेद है आपका संयुक्त या संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्ण, ठीक है। ये आपकी परिभाषा है। व्यंजन वर्ण के भेद में आपकी परिभाषा, चौथी परिभाषा है आपकी, लिखना है किसको भाई? चौथी हेडिंग है संयुक्त या संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्ण। और परिभाषा आपकी क्या बन जाएगी भाई? संयुक्त का अर्थ मतलब ही आप जान रहे हैं, इसका अर्थ भी जान रहे हैं। संयुक्त मतलब मेल ही तो होता है, ठीक है। संयुक्त या संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्ण अर्थात वे व्यंजन वर्ण जो मेल से बने होते हैं। किसके मेल से बने होते हैं भाई? व्यंजनों के मेल से बने हैं। तो उनकी विशेषता क्या है? तो ये देख लीजिएगा। जब दो, परिभाषा क्या बनेगी पहले वो देख लीजिए। जब दो असमान व्यंजन वर्णों के मध्य, जब दो कैसे व्यंजन वर्ण होंगे? असमान व्यंजन वर्ण, असमान व्यंजन वर्णों के मध्य। जो साथी अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ से आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल एकदम आसानी से आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए असमान व्यंजन, जब दो असमान व्यंजन वर्णों के मध्य कोई स्वर न आए, कोई स्वर न आए। क्या कहा जा रहा है भाई? जब दो असमान व्यंजन वर्णों के मध्य, व्यंजन वर्ण कैसे होने चाहिए बच्चा? असमान होने चाहिए, समान नहीं होने चाहिए।
जब दो असमान व्यंजन वर्णों के मध्य कोई स्वर न आए तो उनके योग से बने नए वर्ण को, चलिए ये रहा भाई आपकी परिभाषा कंप्लीट हुई। जब दो असमान व्यंजन वर्णों के मध्य कोई स्वर न आए और क्या है, कोई स्वर न आए तो उनके योग से, उन दोनों के योग से बने नए वर्ण को क्या कहा जाता है, संयुक्त या संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्ण कहा जाता है। कैसे, आइए देख लेते हैं भाई। क धन मूर्धन्य स बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा 6, अर्थात छतरी वाला 6 हो जाएगा। भाई हमने यही बताया कि जब दो असमान व्यंजन वर्णों के मध्य, ये देखिएगा बच्चा, ये भाई आपका क है, आधा है, और आपका मूर्धन्य स है, ये दोनों असमान व्यंजन वर्ण है। तो इनका हम योग करने से हमें एक नए व्यंजन वर्ण की प्राप्ति हुई, जिसे क्या कहा जाता है, छ कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा भी यही है, तो इसको ये व्यंजन क्या कहलाएगा आपका भाई, जब दो असमान व्यंजन वर्णों के मध्य कोई स्वर न आए, इनके बीच में कोई स्वर नहीं है, तो इनके योग से बने नए व्यंजन वर्ण को क्या कहा जाता है, संयुक्त या संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। भाई यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद है आपका त्र धन र के योग से बनेगा त्र, उसके बाद ज धन या के योग से बनेगा आपका ज्ञ, हलंत यहाँ रहेगा, और स धन र के योग से बन जाएगा आपका स्र। तो ये आपके 4 जो है संयुक्त व्यंजन वर्ण है। तो भाई कुल जो है आपके काउंट करने थे व्यंजन, तो मुख्य जो है 33 थे, तो 33 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे आपके 37। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएंगे ये 37। कुछ विशेषता और है, वो भी देख लेते हैं कि वो और विशेषता क्या है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है भाई, यहाँ से ये मिटा दे रहे हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर से बना देंगे इसको, क्या बनाना है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि संयुक्त व्यंजन वर्णों का हिंदी वर्णमाला में क्रम। भाई आपका ये जो बना हुआ है छत्रज्ञ, और स्र, देख लीजिएगा इनके बारे में भाई, किससे मिलके बने हैं ये तो आपको पता है भाई। ये आपका बना है क धन श के योग से, ये बना है आपका त धन र के योग से, ये बना है ज धन यहाँ के योग से, और ये बना है आपका दंत स, तालव्य स और र के योग से। चलिए देख लेते हैं क्या पूछा जाता है। कभी कभी बच्चा पूछ लिया जाता है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों का सही क्रम कहाँ माना जाता है। हिंदी वर्णमाला में इनका भाई, इनका संयुक्त व्यंजनों का इनका क्रम कहाँ पे भाई, हिंदी वर्णमाला में इनका क्रम कहाँ माना जाता है। तो आपको बता दें, जब भी इस प्रकार के प्रश्न, एक बार ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ये जो छतरी वाला 6 है, ये पूछा गया है एक बार पुलिस के एग्जाम में कि भाई छतरी वाला जो आपका 6 है, हिंदी वर्णमाला में इसका क्रम कहाँ माना जाता है, किस व्यंजन वर्ण के बाद माना जाता है। तो आपको बता दें कि भाई इनका जो क्रम है वो क के बाद माना जाता है। किसके बाद माना जाता है, क के बाद। और ऐसे ही इन सबका क्रम है जो इनके व्यंजन वर्णों के बाद माना जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे हो जाएगा। यहाँ पे वही इसका क्या हो जाएगा, ता के बाद, दूसरे का क्या हो जाएगा, ता के बाद, जो साथी देख रहे हैं वो चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। तीसरे का आपका हो जाएगा ज के बाद, इसके बाद हो जाएगा ज के बाद, और उसके बाद आपका हो जाएगा स्र में जान रहे हैं, स और र के योग से बना है, यहाँ पे हो जाएगा श के बाद। तो बच्चा इस प्रकार से हम जो है ना इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। अगर इसमें कोई समस्या नजर आती है कि आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि हुई है, तो आप बच्चा जो है ना हमको बता सकते हैं। वीडियो के नीचे जो है आपका कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट में जो है ना हमको कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट के माध्यम से जो भी चीजें हैं हम उसको देख लेंगे। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, चलिए
तो देखते हैं। हाँ, हम आपको बता रहे थे कि अगर वीडियो में जो है कोई समस्या नजर आती है, कहीं पे कोई चीज त्रुटि हुई है या कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो आप अपने जो है वहाँ पे प्रश्न कमेंट के माध्यम से छोड़ सकते हैं और हम जो है देख लेंगे उसके कमेंट, आपको जो है आंसर भी दे दिया जाएगा। मैंने उसके लिए आपको बता रखा है। और एक ही चीज सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप जो है बस ऑनलाइन लाइव क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो आप इस वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, ताकि जो है सब्सक्राइबर थोड़े चैनल के और बढ़ जाएंगे, तो फिर हम आपके साथ जो है लाइव भी जुड़ सकेंगे। तो उसके लिए थोड़ा आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। हमारी तरफ से जो हो सकता है हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लोगों तक शेयर करने का प्रयास जरूर करें। चलिए ठीक है, देख लेते हैं भाई। ये तो आपके 4 भेद थे इसके, और संख्या कितनी पहुंच गई है? 37 पहुंच गई है। अभी 2 और आपको पढ़ने हैं व्यंजन के, तभी आपके जो है कुल व्यंजन के भेद हो पाएंगे 39। तो वो 2 भेद और देख लेते हैं, उसके बाद ही आज की क्लास समाप्त करेंगे। क्योंकि भाई आपके व्यंजनों का वर्गीकरण, कल आपके व्यंजन के वर्गीकरण में अगले भेद की तरफ चलेंगे। ठीक है, अगला भेद आपका जो होगा प्रयत्न के आधार पे। आज तो आप पढ़ रहे हैं उच्चारण के आधार पर, इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको प्रयत्न के आधार पर। तो चलिए देख लेते हैं इसमें वो भेद आपका कौन सा है जो आज आपको और पढ़ना है। ठीक है, आज भाई आप उच्चारण के आधार पर तो पढ़ ही रहे हैं, ये भी मिटा देते हैं। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? उच्चारण के आधार पर। चल देख लेते हैं आपका अगला भेद। भाई 4 तो हो गए हैं, 5वां भेद आपका कौन सा था? तो 5वें भेद का नाम ही है, इसे कहा जाता है उच्छिप्त, या इसके कई नाम हैं। द्विगुण भी कहा जाता है, या यूं कह लीजिए द्विगुणित कहा जाता है, द्विगुणित भी कहा जाता है, या इसे बच्चा जो है आपका विकसित व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकसित व्यंजन वर्ण। ठीक है, ये रही बात भाई। आपका जो 5वां भेद है उसे क्या कहा जाता है भाई? उच्छिप्त, द्विगुण या द्विगुणित या विकसित व्यंजन वर्ण कहा जाता है। क्यों? अच्छा पहले तो ये बात करते हैं इसके अंतर्गत वास्तव में आता क्या है। भाई इसके अंतर्गत आपका आ जाता है, ठीक है, अड और अढ, उच्चारण सही कीजिएगा। इसको जो है अड और इसको अढ कहा जाता है। सभी साथी ध्यान दें, आप ड और ढ नहीं कहेंगे, ड और ढ का रूप ये होता है, ड और ढ का रूप ये होता है। जो आपका ट वर्ग में दिया गया है, ड और ढ का रूप ये होता है। और इन्हीं से भाई व्यंजनों के रूप होने के कारण या व्यंजनों से ही विकसित होने के कारण, परिभाषा पे चल रहे हैं, व्यंजनों से ही विकसित होने के कारण इन्हें जो है ना विकसित व्यंजन वर्ण कहा जाता है। किसको? अड और अढ को। बात समझ में? विकसित क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये व्यंजन वर्णों से ही बने हैं, इसलिए विकसित हुए, इसलिए इन्हें जो है विकसित व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ये तो हो गई भाई इसकी परिभाषा। ठीक है, उसकी परिभाषा समाप्त हुई। अगली परिभाषा भाई द्विगुण या द्विगुणित क्यों कहा जाता है? द्विगुण या द्विगुण, मतलब द्वि से मतलब होता है 2, गुण से मतलब आप जानते ही हैं क्वालिटी वे गुण। चलिए तो यहाँ पर आएगा द्विगुण या द्विगुणित, अर्थात जो व्यंजन वर्ण अपने अंदर 2 गुण समाहित किए होते हैं। अब आप जानते हैं ये इस रूप में भी पाए जाते हैं और इस रूप में भी पाए जाते हैं। इनके 2-2 गुण हैं। ठीक है, 2 गुण या 2 रूपों में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे द्विगुण या द्विगुणित व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। ये परिभाषा भी आपकी समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा उच्छिप्त क्यों कहा जाता है भाई? बात आती है, ये परिभाषा आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कभी कि उच्छिप्त व्यंजन वर्ण क्यों कहा जाता है। अब आपको बता दें उच्छिप्त क्यों कहा जाता है। परिभाषा है जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा को सटके से ऊपर उठाकर, सटके से तात्पर्य है जल्दी से, जब आप जिह्वा को जल्दी से ऊपर उठाकर वायु को बाहर निकालना पड़ता है। उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा को जल्दी से ऊपर उठाकर वायु को बाहर निकालना पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है बच्चा? उसे जो है आपका उच्छिप्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इसके अंतर्गत आता क्या है? अड और अढ आता है। संख्या कितनी है आपकी? 2।
इसके पहले मैंने बताया था 33 आपके जो है ना मुख्य व्यंजन थे, 4 आपके संयुक्त व्यंजन थे और 2 आपके ये उच्छिष्ट हो गए। तो 33 से 4 37 2 39। तो ये आपके कुल व्यंजनों की संख्या हो गई बच्चा। अब जो है आपका काउंटिंग जो है पूरा हो गया। हाँ, एक चीज है आपको यहाँ पे कुछ विशेष बताना था कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। इसमें भाई ड ढ में और अड में अंतर क्या है, तो आप लोग जान लीजिएगा। ड को बच्चा लिखा जाता है इंग्लिश में डी, इसको लिखा जाता है डी एच, और यहाँ पे अडा को लिखा जाता है आर और अडा को लिखा जाता है आर एच। ठीक है, अंतर क्या है, अंतर ये भी बता देते हैं भाई। आप लिखते हैं, एक शब्द है आपका, लिखते हैं आजमगढ़, आजमगढ़। ये देखिए आजमगढ़ में भाई क्या उसकी स्पेलिंग, ए जिद ए एम जी ए आर एच ही लिखते हैं ना। ये देखिए क्या लिखा गया है, आर एच ही लिखा गया है। आर एच किसके लिए लिखा गया भाई, इसी के लिए, अडा के लिए लिखा गया है। एक हमारे साइड जो है ना बक्सा के पास ये जौनपुर में मार्केट है, जिसका नाम है नौपिड़वा। क्या नाम है, नौपिड़वा नाम है भाई, आप देख लीजिएगा। जो साथी इस तरफ के हो नौपिड़वा साइड के, वो जरा ध्यान दें, कौन सी मार्केट है, नौपिड़वा। ठीक है, यहां भी देखिए ये चीज है। ठीक है, नौपिड़वा मार्केट है। तो यहाँ पे देखिएगा इसकी स्पेलिंग में क्या लिखेंगे आप, या जो साथी उस तरफ के हैं उनको पता भी होगा क्या लिखा रहता है। भाई ड़ आया है, यहाँ पे बिंदी लगी हुई है आपकी, यहाँ पे हो जाता है एन ए यू पी ई आर डब्ल्यू ए। अब बताइए यहाँ पे ये आर का प्रयोग किसके लिए है बच्चा, आर का प्रयोग है ना आपका इसी के लिए हुआ है, अड़ा के लिए। किसके लिए हुआ है, अड़ा के लिए, अड़ा के लिए हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें और इसमें अंतर तो है। ठीक है, कभी कभी आप लिखते हैं ना, मैंने बताया भी था कि व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो आप लिखते हैं कि पढ़ रहे हैं। क्या लिखते हैं, पढ़ रहे हैं। चलो बच्चा पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। लेकिन आप जो है त्रुटि कहाँ करते हैं, आप जो इसकी स्पेलिंग जो लिखते हैं ना वो ये लिख देते हैं PADH। अब बताइए आपने तो गलत लिखा है, क्योंकि DH तो भाई इसके लिए होता है, और आपने यहाँ पे बिंदी लगा रखी है ना, आपने यहाँ पे क्या लगा रखा है, बिंदी लगा रखा है। इसका मतलब अगर शुद्ध लिखना होगा तो ये DH की जगह जो है ना आपका क्या होना चाहिए, RH होना चाहिए। लेकिन समस्या इस बात की है कि पता नहीं सामने वाला जानता भी है इस चीज को या नहीं जानता है। नहीं जानता होगा तो वो आपको मूर्ख समझ लेगा कि आपको आता ही नहीं भाई लिखना। लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं है, आप जब भी लिखना तो सही लिखिएगा, आप लिखने का प्रयास करिए। लेकिन जो चीजें प्रचलित में होती है लोग उसी का जो है वो करते हैं, उच्चारण भी वैसे ही करते हैं, लिखते भी वैसे ही हैं। और वही चीज है आपका भाई डी और DH भाई इसके लिए तो आपको बता दिया गया, इसके रूप अलग है। ठीक है, हाँ एक विशेषता और है कि ड और ढ किसी भी शब्द के पहले व्यंजन तो हो सकते हैं पहले, लेकिन ये कभी भी बीच में या अंत में नहीं आएंगे। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि ये जैसे ही अगर बीच में आएंगे या अंत में आएंगे तो इनका रूप बदल जाएगा इस रूप में। ठीक है, मतलब ये ड और ढ किसी भी शब्द के पहले व्यंजन हो सकते हैं, परंतु बीच में या मध्य में नहीं आएंगे। और अडा और अढ ये किसी भी शब्द के पहले व्यंजन वर्ण नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अडा और अढ किसी भी व्यंजन वर्ण, किसी भी जो है शब्द के पहले व्यंजन वर्ण नहीं हो सकते हैं। ये जब भी आएंगे किसी शब्द के बीच में आएंगे या तो अंत में आ जाएंगे। ठीक है, बस इतनी सी विशेषता है इनकी बच्चा, तो याद रखिएगा। इस प्रकार से आपके उच्चारण के आधार पर आज 5 भेद हो गए हैं। अभी कुछ और भी बताना है इसमें, जैसे अर्ध स्वर हो गया, आपको बताना है जो मैंने बताया था यह वह। उसके अलावा आपका लुंठित या प्रकंपित जो है बताना है, जिसके अंतर्गत आता है र, और पार्श्विक भी बताना है, पार्श्विक के व्यंजन के अंतर्गत आता है आपका ल। तो ये चीजें जो है कल के वीडियो में देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, बस आप लोगों के जो सुझाव आमंत्रित थे, मैंने आप लोगों को कहा भी था कि जो चीजें अगर लगता है कि कुछ त्रुटियां रह गई हैं
तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जो है बता सकते हैं, हम उसको दूर करने का प्रयास अवश्य करेंगे। लेकिन आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग जो है ना, अगर चीजें लगता है कि आपके अकॉर्डिंग सही चीजें बता रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, तो आप जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। और जो भी लोग आपके संपर्क में हैं उनसे जो है सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ना आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। नमस्कार।